जब मम्मी लड़ करके आती है तो जेहन बोल लगे जरले बोल दिलिए हम। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जान दिलों पर प्यार का अजब सा असर हो रहा है। अब समझ लेते हैं न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ को समझने से पहले लास्ट में एक कॉन्सेप्ट जो है वो छूट गया है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो ये जो क्वांटिटी है फोर्स, वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एक्सेलरेशन के बारे में लास्ट ही चैप्टर में पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स होता है। यदि हम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिए, जिधर फोर्स लगा रहे थे, जिधर गाड़ी जा रहा था उसी डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब हमको उसको रोकना है तो उसके डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी डायरेक्शन पर भी किस तरफ से हम वो फोर्स अप्लाई किए, किस तरफ से उस पर हम एक्सीलरेशन लगाए हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। इसीलिए एक्सीलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो मास और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। अब जो भी वेक्टर क्वांटिटी किसी एक फॉर्मूला में आया है, उस फॉर्मूला से जो कंक्लूजन निकला है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को आपको याद रखना है। कहीं लिख रहे हैं तो उस जगह पर लिख लीजिए, एमसीक्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरा जो एक बात यहां पर छूट गया है वो है 1 न्यूटन को यहीं पर से हम डिफाइन करते हैं। जैसे एक यूनिट फोर्स का आप पढ़े हैं 1 न्यूटन मतलब न्यूटन, और दूसरा यूनिट यहां पर से आएगा मास का ऐसा यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक और यूनिट इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन को हमको डिफाइन करना है तो हम क्या लिखते हैं, जब 1 केजी का मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से यदि वो चल रहा है, तो उसको उस हिसाब से चलाने के लिए जितना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ रहा है वही 1 न्यूटन है। When a object of mass 1 kg moving with the acceleration of 1 meter per second square, for this the force applied are 1 न्यूटन। जो 1 न्यूटन का फोर्स है वो 1 केजी के मास को 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चलाएगा। ये दो बात पिछले में छूट गया था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 न्यूटन तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और दूसरा, ये जो क्वांटिटी फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब समझते हैं न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को। न्यूटन साहब का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये बात आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे जब एग्जाम का रिजल्ट आता होगा। जितना ज्यादा हम एफर्ट लगाते हैं रिजल्ट में, उतना ही ज्यादा रिजल्ट हमको दिखता है। ठीक है, यहाँ कौन सा लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। रियल लाइफ में ये कहाँ देखे होंगे, जैसे आपके घर में कभी लड़ाई हुआ होगा आपकी मम्मी के किसी और के साथ, किसी और लेडीज के साथ, तब आप जब मम्मी लड़ करके आती है तो जेहन बोल लगे जरले बोल दिलिए हम। तो जब उसके रिप्लाई में वैसा ही रिप्लाई हम दिए हैं, वो कौन सा लॉ है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन का उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हम इधर से किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इधर वाले ऑब्जेक्ट पर 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में लगा रहा है इसलिए हम नेगेटिव दे दिए। इसमें एक और चीज याद रखना होता है, क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जब फोर्स अप्लाई कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, या जो अपोजिट जो फोर्स लगा है वो सेम ऑब्जेक्ट पर लगेगा। कौन से ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लगेगा, तो जो दो ऑब्जेक्ट होता है उसी दो ऑब्जेक्ट पर लगता है। जैसे आपको मन हुआ किसी दिन आप बहुत खुश हैं तो दीवार पर आप सर बजाना चाहते हैं। जब आदमी खुश रहता है तो यही सब काम करता है। वो तो ये वाला एग्जाम्पल पागलपन वाला लग रहा है, लेकिन खुशी में आप क्या क्या करते हैं उस एग्जाम्पल को एक बार आप सोचिए। जैसे दीवार पर सर को बजाना है, दीवार तो हमसे ज्यादा मजबूत है, दीवार पर हम सर बजाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि तुम सर बजाओगे, एक फोर्स लगाओगे, दीवार भी उतने फोर्स से तुमको मारेगा। अब फूटेगा किसका सर, ये तो पता ही है, दीवार फूटेगा कि सर फूटेगा ये आपको पता है। लेकिन हम दीवार पर फोर्स लगाए तो दीवार नहीं टूटा,
यहां तक समझ में आता है कि दीवार मजबूत। हमको काहे चोट लग गया? न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन वो दिया है दीवार, लेकिन अपोजिट रिएक्शन जो है वो किस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है? वो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जो उस पर फोर्स लगा रहा है। यानी कि एक समय में दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा होता है। ये जो फोर्स इस पर लगाया है, सेम उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा। ठीक है, एक बार ये जब न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़े थे, क्लास 7-8 में रहे होंगे, उस वक्त हम साइकिल से आ रहे थे। मेरा एक दोस्त आगे के साइकिल से जा रहा था। उसके साइकिल पर अब हम पीछे से लात मारे और उसका चक्का रोटेट कर रहा था। उसी चक्का पर मेरा लात पड़ा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े नहीं, हम लात मारेंगे तो साइकिल भी हम पर धक्का लगाएगा। वो आगे की तरफ था, वो पहले से ही कॉन्शियस था, आगे की तरफ देख करके हैंडल जोर से पकड़ करके जा रहा था। लात हम मारे, गिर भी हम ही गए। अब लॉ नहीं पढ़ोगे तो ये तो होना ही है, चाहे जिंदगी में हो या फिर किसी दूसरे सामान में हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो लगता ही है। अब प्रपोज करने गया, थप्पड़ खा गया। ये कौन सा लॉ है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता ही है, तो आपको पता करके जाना चाहिए। ठीक है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जान दिलों पर प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जब ऐसा असर दोनों तरफ दिखे तब भी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जब असर सामने तरफ नहीं है तब भी जो गाल पर लगा वो भी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। दो चार एग्जाम्पल जो इसमें पूछे जाते हैं उस एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। जैसे एक रॉकेट है, वो रॉकेट ऊपर के डायरेक्शन में कैसे जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इस रॉकेट में जो फ्यूल जला है, उस फ्यूल के जलने के वजह से जो गैस नीचे से निकला है, वो गैस जमीन पर बहुत तेजी से फोर्स लगाता है। और न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि तुम जिधर फोर्स लगाओगे वो भी उतने फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो जमीन पर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, उसी के वजह से ये रॉकेट ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, हम जो चलते भी हैं तो वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से चलते हैं। जैसे हम चले, पैर को हम आगे बढ़ाए तो पैर से हम जमीन पर एक फोर्स लगाए हैं, जमीन भी क्या करेगा? उल्टा डायरेक्शन में हम पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के वजह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल को आप समझ गए। एक बैलून वाला एग्जाम्पल है। तो ये जो बैलून है, इस बैलून को यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? पीछे के डायरेक्शन में हवा निकल रहा है, ये बैलून आगे के डायरेक्शन में उड़ता हुआ चला जाएगा। किस लॉ के वजह से? न्यूटन साहब के थर्ड लॉ के वजह से। ठीक है, तो जैसे हम किसी कार्ट को ऐसे खींच रहा है, कोई घोड़ा खींच रहा है, कोई बैल उस कार्ट को खींच रहा है, तो कार्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा ही। ये लॉ वहां पर काम करता है। जैसे एक नाव है, इस नाव पर से कोई खचरा आदमी कूद गया। जब वो खचरा आदमी कूदेगा तो पैर से एक फोर्स लगाएगा इस नाव पर और नाव चला जाएगा पीछे के डायरेक्शन में। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट को जो आप रियल लाइफ में देखे होंगे, नाव किसी पानी में है तो उसको जब आगे बढ़ाना होता है तो जो चप्पू होता है उसको उसको हम पीछे चलाते हैं। पानी जब पीछे आता है तो पानी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है पीछे से, जिसके वजह से वो आगे जाता है। न्यूटन साहब का थर्ड लॉ। ठीक है, हम जब तैरना सीखते हैं, तैर रहे होते हैं, उस वक्त भी हम किस फोर्स से आगे जाते हैं? हाथ से पानी को हम पीछे करते हैं। जो पानी पीछे गया है वो मन में गुस्सा करता है, वो आपको धक्का दे देता है। जब आप पानी को पीछे कर दिए, उसको भी जिंदगी में आगे जाना था, लेकिन आपको आगे जाना था, आप उसको पीछे कर दिए, तो वो गुस्सा के पीछे से लात मारता है तो आप आगे जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट काम करता है नदी में, यही कॉन्सेप्ट काम करता है नाव पर, यही कॉन्सेप्ट काम करता है रॉकेट पर। जब हम चलते हैं उस जगह पर, और हर एक जगह पर जिंदगी में कि जिस भी जगह पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, सेम वो चीज भी उतना ही फोर्स का एक एक्स्ट्रा फोर्स आप पर लगाएगा। उम्मीद है कि न्यूटन साहब के तीनों लॉ को आप आसानी से समझे होंगे। तीनों लॉ के बारे में आप कमेंट में एक एक लाइन लिखिए और एक एक एग्जाम्पल मन होगा तो आप लिख सकते हैं। न्यूटन साहब का पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, ढीठ है वो बदलना नहीं चाहता। बदलने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, टीचर को कभी कभी कूटना पड़ता है, कभी
डांटना पड़ता है पेरेंट्स को, कभी कभी गरियाना भी पड़ता है, तो जो भी करना पड़ता है वो एक्स्ट्रा फोर्स जब उस पर लगता है तभी वो ऑब्जेक्ट चेंज होता है। रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो स्पीड बढ़ेगा या फिर रेस्ट में आ जाएगा। दूसरा लॉ क्या कहता है, ये जो बदलाव आया है इस बदलाव के आने में एक समय लगेगा, उस समय को देना जरूरी होता है। यदि हम जबरदस्ती चाहें कि बच्चा को 9 महीना में होना, जबरदस्ती हम 7वें महीना हम उसको पैदा करना चाहें, पैदा तो होगा नहीं। जिसको जितना समय चाहिए उसको उतना समय देना पड़ेगा, तभी वो ठीक से काम करता है। तो सेकेंड लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो बदलाव आया है उस बदलाव के आने में कितना समय लगा, यही न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ है। और उसमें जो समय लगा है उसके हिसाब से फोर्स लगता है। समय कम देंगे तो फोर्स हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, समय को हम बढ़ा देंगे तो फोर्स हमको कम लगाना पड़ेगा। न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, जितना तुम एफर्ट लगाओगे उतना ही रिजल्ट जिंदगी में आएगा। ठीक है, ये तीनों लॉ मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी डाउट इसमें से है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। बाकी न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।